जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो हम लोग पिछली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना टॉपिक नंबर 2 अच्छे से कर चुके थे। आज हम लोग का नया टॉपिक चलने वाला है जो कि चैप्टर 1 में ही आता है, लेकिन ये टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। चैप्टर 2 क्या है? पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और परमाणु संरचना हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, और आप लोग के क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो चुके होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक परमाणु संरचना नहीं देख रखा है उनसे रिक्वेस्ट है आप जाकर के लर्निंग डे पे प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, आप लोग जाकर के वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और दूसरा चैप्टर जो चालू करेंगे, दूसरा टॉपिक जो चालू करेंगे वो होगा पीरियोडिक टेबल। कुछ बच्चे जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई करी होगी, बिना सीरियसली पढ़ाई के आप लोग यहाँ पे आए नहीं हैं कॉलेज में, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़े होंगे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम में। तो बस कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगी, जैसे एस पी डी एफ ब्लॉक के बारे में अच्छे से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में, एक एक छोटे छोटे फीचर्स उनके बताए जाएंगे अच्छे से। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का आवर्त नियम। इसके पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन के टाइम पे न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और दूसरा है डॉबरीनर ट्रायड, डॉबरीनर ट्रायड। दो चीज़ हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। ये आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में भी पढ़ा होगा, और अगर आप नहीं पढ़े भी होंगे तो भी आपके ये सेमेस्टर 1 के सिलेबस में नहीं है। आप लोग का सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दो ही चीज़ें हैं, यही आपको पढ़ना है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ा था, क्या था ये? सारे गामा पादा नीसा। क्या था? सारे गामा, ये गाना गाने वाली सीरीज थी। इसी से क्या था जैसे सा रे गामा, जैसे हम सारे गामा पाधा नी सा पे पहुंचेंगे तो सा वाले फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि जब हम कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट जैसे लिखा हमने, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे हमने क्या लिखा था, ऐसे हमने एलिमेंट्स लिखे थे। अब ऐसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हीलियम था, उसके बाद क्या था हमारा ली बे, फिर वह क्या था बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रख रखे थे। वैसे ही यहाँ पे क्या करा था इन्होंने कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जब आठवां आएंगे तो इस पर फिर आ जाएंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा सोडियम। तो ये हर आठवां एलिमेंट जब हम कन्फिग्रेशन, इनके कन्फिग्रेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब हम हर आठवां एलिमेंट यहाँ पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो गुण होगा वो जस्ट इसके ऊपर वाले से सा वाला सा के नीचे आ जाएगा, और रे वाला रे के नीचे, गा वाला गा के नीचे, ऐसे ही क्या होगा, सारे प्रॉपर्टीज इनके सेम हो जाएंगे। तो उनको एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में रखना होगा। यही सारे गामा पाधा नीसा का यही रूल था। और दूसरा क्या था, डॉबरीनर ट्रायड। डॉबरीनर ट्रायड का मतलब किसकी बात कर रहा है? 3। और ऑक्टेव यहाँ पे क्या था, 8 की बात कर रहा था, जिसमें हम लोग सारे गा मा पा धा नी फिर सा आ गए थे। डॉबरीनर ट्रायड में क्या था, पहला और तीसरा जो तत्व हम कोई भी लेते थे, उसके बाद उनका क्या करते थे, हम एवरेज निकालते थे, औसत निकालते थे। तो जो दूसरा वाला एलिमेंट आता था यहाँ पे, वो उसका द्रव्यमान आ जाता था। एवरेज मास हम निकालते थे पहले और तीसरे का, जब हम औसत निकालते थे तो वो दूसरे वाले का क्या आता था, औसत मास यहाँ पे निकल आता था। वही मास जो यहाँ पे द्रव्यमान जो निकलता था, वही दूसरे एलिमेंट जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले और तीसरे का हमने किया औसत, तो यहाँ से जो एवरेज निकला, जो औसत निकला यहाँ से, वो दूसरे वाले का द्रव्यमान हो जाता था। यही तीनों चीजें थी जो हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबरीनर ट्रायड में ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। और ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने आपको खाली एक ओवरव्यू के लिए, रिकैप के लिए आपको बता दिया, जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ने खाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हम लोगों को पढ़ाया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जितनी भी आवर्त सारणियाँ, जितने भी वैज्ञानिकों ने दिया था, वो सारे किस पे बेस्ड थे, वो सारे उनका जो ऑर्डर था, उनको किस हिसाब से अरेंज किया गया था, उनको रखा कैसे गया था, सजाया कैसे गया था, वो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या के हिसाब से, कैसे परमाणु के द्रव्यमान संख्या के औसत, परमाणु के द्रव्यमान संख्या के हिसाब से उनको रखा गया था। ठीक है। और जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो उनको कैसे सजाया गया था, उनको अरेंज किया गया था किसके हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, उनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया था।
यही दोनों अंतर, ये बेसिक्स अंतर आप लोग याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उनका जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 118 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल, उसके पहले जितने भी आवर्त सारणियां हमने पढ़ी, डॉबरिनर का ट्रायड, मंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सारे द्रव्यमान संख्या के हिसाब से किस पे थे, एटॉमिक मास कह सकते हैं आप उसको, या फिर मास नंबर कह सकते हैं, उस पे इनको, उसी बेस पे इनको क्या किया गया था, लगाया गया था। तो हम इसको याद करने के ढंग से कैसे कह सकते हैं कि तत्वों को परमाणु क्रमांक की वृद्धि में रखा गया था, एक निश्चित अवधि के पश्चात उनके रासायनिक और भौतिक गुण जो थे वो क्या होते थे, सेम हो जाते थे। रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते थे, निश्चित क्रम के बाद, मतलब 1 2 3 4, जैसे हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम के बाद क्या होता था, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद फिर क्या आते थे हम, हमारे लिए ना सोडियम आते थे। तो सोडियम की प्रॉपर्टी और लिथियम की प्रॉपर्टी जो होती थी वो सेम होती थी, क्योंकि क्या है, दोनों क्षारीय धातु हैं। क्या है, दोनों क्षारीय धातु हैं, दोनों एल्कली मेटल्स हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती थी, सेम होती थी। यही कहना चाह रहे हैं कि हर एक निश्चित क्रम के बाद तत्वों की जो भौतिक और रासायनिक गुण थे वो सेम हो जाते थे, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आपने अंतर दोनों समझ में आ गया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनको उनको परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया, और जबकि इसके पहले जितने भी आए थे वो द्रव्यमान संख्या या फिर एटॉमिक मास के हिसाब से उनको रखा गया है। किसमें, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। अब जस्ट अगला यही था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम नोट्स बनाते रहा करिए क्लास में जब हम लिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एक बच्चा शिवांग शुक्ला ऐसा कुछ करके था, उसने कमेंट किया था सर इंग्लिश में भी बताया करिए। तो बिल्कुल ये इंग्लिश की क्लास है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दोनों भाषाओं में आपको बताया जाएगा। भाषा आपके लिए वैलिड नहीं होने वाला है, भाषा आपकी सक्सेस के बीच में बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। सेम यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि एक निश्चित क्रम के बाद एटॉमिक नंबर्स जब बढ़ता हुआ क्रम बढ़ते चले जाएंगे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जैसे भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हमारे में क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन की लिथियम क्यों है, क्योंकि लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक होता है, और उसकी संयोजकता भी एक होती है। ऐसे ही जब बेरिलियम के लिए पढ़ते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम एक साथ होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, और दोनों क्या होते हैं, दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय मृदु तत्व होते हैं, ठीक है। और पहला वाला क्या होता है, वो क्षारीय धातु होता है, ठीक है। ऐसे ही इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके अभी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाने का क्या है कि आवर्त सारणी का जो नियम है वो कैसे आया, उनको कैसे एलिमेंट्स को रखा गया है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली अच्छे से समझाना था। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, क्या आता है, पीरियोडिसिटी आता है, एक टर्म पीरियोडिसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तता। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी जो एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं आवर्त सारणी में, उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, मतलब उनको उनके गुणों के हिसाब से, उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को साथ में किस लिए रखा गया है, वही सारी चीजें पीरियोडिसिटी के अंदर आती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, पहला लेते हैं, यहाँ पे सेकंड पीरियड लेते हैं, क्या लेते हैं, हमारे लिए यहाँ पे सोडियम वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नमक सी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे हमने एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो हमने, अगर हम पढ़े होंगे तो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, Na2O बनता है, क्योंकि सोडियम का जो संयोजकता होती है वो होती है +1, मैग्नीशियम की होती है +2, एल्यूमिनियम की होती है +3, सिलिकॉन की होती है +4, और फास्फोरस की कितनी होती है, +5 होती है। इसके ऑक्साइड्स वेरी करते हैं, ठीक है। इसके ऑक्साइड्स जो होते हैं आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहला जो दोनों तत्व हैं
पहला जो दोनों समूह है, ग्रुप जो है, वो किस में आता है, यस ब्लॉक में होता है। और इधर बेरिलियम से लेकर के जीरो ग्रुप तक कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक में आता है। वो सारी चीजें आपको पढ़ा जाएगा। मेरा एग्जांपल आप देखिए, सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, Na2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो Na2 बनेगा यहाँ से, और ये क्या बनेगा, MgO बनेगा, और ये बनेगा Al2O3 बनेगा, और ये बनेगा क्या, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये बन जाएगा P2O5। तो इतने एग्जांपल्स आप 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि सोडियम की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे होगा, और प्लस यहाँ पे आप जान सकते हैं कि संयोजकता जो होगी इसकी क्या होगी, 1 होगी। मैग्नीशियम की कितनी होगी, 2 होगी, और एल्यूमिनियम की कितनी हो गई, 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पीरियोडिसिटी हो जाएंगी किसी भी एलिमेंट की, उनकी आवर्तता ये बताएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिख रखा है, कैसे लिखा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। ये मैं लिख के भी बताता हूँ आपको, समझा के देने के लिए भी मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज, एक होता है बेसिक लैंग्वेज, हमारी बोलचाल की भाषा में आपको मैंने समझाया इसके पहले, कि आप आसानी से अपने दिमाग में बैठा सके। ये सारी जो लाइंस आपको लिखे गए, ये आपके नोट्स बना लीजिए, आप इसको लिखने के लिए काम में आएगा आपके पेपर के लिए। और जबकि आपको समझने के लिए जो अपने दिमाग में बैठाएंगे, वो मैंने आपको जैसे इसकी पिछली वाली स्लाइड में बताया। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि वो किसके बेस्ड होते हैं, किस पे आधारित होते हैं, वो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर पे आधारित होते हैं। मतलब एलिमेंट्स को कैसे रखा गया है, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक और रासायनिक गुण को उनके परमाणु क्रमांकों के हिसाब से उनको रखा गया है आवर्त। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है, जैसा हम अभी पिछले डिस्कस कर चुके हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे परमाणु क्रमांक हो गया, और ये क्या हो गया, परमाणु भार हो गया। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। आप दोनों में अंतर आसानी से कर सकते हैं। सेम परिभाषा यहाँ पे लिख रखी है, बस यहाँ पे परमाणु भार की जगह पे यहाँ पे परमाणु क्रमांक कर दीजिए। ये दोनों आवर्त नियम आपको क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा या आयनन विभव। ऊर्जा या आयनन विभव, अब ये क्या आ गया, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों को पढ़ेंगे एक एक करके। उन गुणधर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है, वो है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। ये देखिए परिभाषा से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक अच्छे समझाता हूं कि किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी, उसी तत्व की आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव कहते हैं। आपको ऐसे समझाता हूं डायरेक्ट, कि यहाँ पे सोडियम एक हमने एलिमेंट लिया, एग्जाम्पल से जितनी अच्छी चीजें क्लियर होती है उतना किसी से नहीं क्लियर होता है। सोडियम हमने लिया, सोडियम से क्या, एक सोडियम एक गैसियस एटम हो गया, क्या हो गया, गैसियस परमाणु हो गया। कहना चाह रहे हैं कि एक प्रकार से एक न्यूट्रल एटम हो गया। हम मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल एटम है, तो ये एक तत्व, और यह है क्या, धातु भी है, और जिसको हम बहुत आसानी से काट सकते हैं चाकू से, इसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे इसको हमको नहीं ध्यान देना, हमको ये ध्यान देना कि गैसीय सिस्टम है। गैसीय सिस्टम का मतलब ना इसके पास प्लस चार्ज है, ना इसके पास निगेटिव चार्ज है, ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन दिया है, ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने माना कि ये क्या है, गैसीय एटम हो गया। ठीक है, ये गैसीय परमाणु हो गया। अब इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से निकालना, हमको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पूरी तरीके से निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज, उसके एक धन आयन आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, Na+ आ जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अच्छे से पढ़ रखा है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 से 4 10 3s1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है, और हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब देख सकते हैं ये कहाँ से निकलेगा, n=3 से निकलेगा, और यहाँ पे यस है। यस क्या बताता है कि ये यस ब्लॉक है, क्या है, यस ब्लॉक है। यही चीजें आपको मैं यस ब्लॉक में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, एक यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका जो सेल होगा, किस सेल में है ये, KLM, किस सेल में है, M सेल में है, जिसकी n की वैल्यू कितनी है, 3 है।
इसका मतलब ये 3 क्या बताता है, 3 बताता है कि ये थर्ड पीरियड में है। किसमें है, थर्ड आवर्त में है। यह नंबर जो इसके पहले लिखा होता है वो क्या बताता है, आवर्त बताता है, किस पीरियड में है, वो किस में है, थर्ड पीरियड में। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, क्या लगती है, जितनी ऊर्जा लगेगी उसी तत्व की उस तत्व की क्या हो जाएगी, वो आयनन ऊर्जा हो जाएगी। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी, या किसी भी एक गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, वो उस तत्व की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। आशा करता हूं आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन विभव कहेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपको अभी गुणधर्मों में बताएंगे, जब हम एक एक ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी वाले बच्चे जान ले, इलेक्ट्रॉन इसको बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, वैसे ही ये क्या होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और हम जानते हैं कि ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, तो इनके ऊपर प्लस चार्ज ही आता है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं आता। तो हमको ऐसे एलिमेंट का एग्जांपल लेना जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा से कि जो यहाँ पे मेटल्स हैं, जो यस ब्लॉक के तत्व हैं, वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन बंधुता शो करते हैं, बहुत धीरे थोड़ा होता है, क्योंकि वो निगेटिव, वो उनके ऊपर ऋणात्मक आयन नहीं आ सकता आसानी से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, किसके कंपेरिजन में, पी ब्लॉक के तत्वों के तुलना में। तो क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे थे हम। तो क्लोरीन में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, एक ऋणात्मक आयन बन जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर एक आ गया निगेटिव। अब यही क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको दोनों कॉन्सेप्ट, ऊर्जा या फिर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, आप जानते हैं कि इनको कैसे रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब इन्होंने कुछ सुधार किया था अपने आवर्त सारणी में। पहले तो इन्होंने बेसिक से सारी चीजें बताई थी कि देखिए यहाँ पे मैं इनका पीरियोडिक टेबल आपको बता नहीं रहा हूँ, मतलब बनवाया नहीं मैंने ना, इसमें फोटो डाली है, इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो कभी नहीं पूछा गया है ना, आपको उसके बारे में जानना। बस इनका कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था वो आपको याद रखना है कि किस पे, द्रव्यमान संख्या के हिसाब से इन्होंने तत्वों को सजाया था, आवर्त सारणी में अपने रखा था। और इन्होंने भी बताया था कि इनका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो एक क्रम संख्या के बाद, एक मतलब निश्चित अनुपात, निश्चित संख्या के बाद क्या होगा, वो सेम हो जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया क्या, सुधार करने के बाद इन्होंने इंप्रूवमेंट जो किया था मॉडर्न बनाने के लिए अपना पीरियोडिक टेबल, उन्होंने क्या किया, जीरो ग्रुप, शून्य समूह को, किसको, शून्य समूह को, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, इनर्ट गैस के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हो गया, हम लोग जो पढ़े थे, हीलियम, नियॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स क्या किए इन्होंने, ये सारे एलिमेंट्स इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सारे एलिमेंट्स के लिए एक समूह बना दिया, प्रॉपर क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, जिसका नाम इन्होंने जीरो ग्रुप दे दिया, शून्य समूह दे दिया। एक चीज इन्होंने और ऐड किया था ये, और दूसरा जो चीज इन्होंने ऐड किया था वो क्या था, वो था कि क्या क्या हो गया इसमें, क्रमिक परिवर्तन हो गया पहली बात, और दूसरा इन्होंने ऐड कर दिया, जीरो ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है। और इन्होंने ब्लॉक्स नहीं बताया था, इन्होंने एस पी डी ऐसे सारे ब्लॉक्स नहीं बताए थे, बस इन्होंने एक ग्रुप ये ऐड कर दिया था। ठीक है, जीरो ग्रुप को यहाँ पे, शून्य समूह को यहाँ पे एक ऐड कर दिया था अलग से। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, यही हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो ग्रुप को ऐड कर दिया था इन्होंने, और एक ग्रुप और ऐड किया था जिसको हम लोग कहते हैं दुर्लभ मृदा धातुओं का ग्रुप बनाया था इन्होंने। क्या, एक ये हो गया पहला, और दूसरा जो चेंज किया था वो क्या था, दुर्लभ मृदा धातुओं का एक ग्रुप बनाया था। किसका, दुर्लभ मृदा धातुओं का ग्रुप बनाया था, जो बाद में इन्होंने जोड़ा था अपनी सारणी में। ठीक है, दोनों चीजों को, एक दुर्लभ मृदा धातुओं, इसको हम कह सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर,
बाप राजी। ठीक है, ये जो ग्रुप था इन्होंने ऐड किया था, और ये जो ग्रुप था इन्होंने ऐड किया था, ये दो ग्रुप्स इन्होंने ऐड किए थे। इसको क्या कहता है? एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दुर्लभ मृदा धातुओं इन्होंने ऐड किया। एक ग्रुप ये ऐड किया, एक ग्रुप ये ऐड किया। दोनों चीजें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि मेंडलीफ के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट किया था। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम यहाँ पे आ गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कहां पे आ गए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम यहाँ पढ़ेंगे पीरियड्स। क्या पढ़ेंगे? आवर्त पढ़ेंगे। पीरियड्स क्या होते हैं? जो क्षैतिज होते हैं। क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है? हीलियम होता है। उसके नीचे क्या होता है? लिथियम होता है। फिर बेरिलियम होता है। यहाँ पे क्या होता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके नीचे आता है नियॉन। तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, ऐसे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे सारे पीरियड्स यहाँ पे होते हैं। यही हम चीजें भी पढ़ेंगे। तो देखिए पीरियड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवर्त में इन्होंने क्या क्या बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को आवर्त कहते हैं। कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनमें से प्रथम 3 आवर्तों को लघु आवर्त तथा अन्य आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहते हैं। अभी मैं आपको आवर्त सारणी दिखाता हूं मॉडर्न वाला, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, किसने कितने पीरियड्स बनाए पहले आप याद कर लीजिए। 7 पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? 7। एक चीज याद करने वाली हो गई। अब दूसरा देखिए कि यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने। पहला जो आवर्त था उसको कहा वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहा? वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसके अंदर सिर्फ 2 तत्व थे, हाइड्रोजन तथा हीलियम। क्लियर? हाइड्रोजन तथा हीलियम। और दूसरा जो पीरियड था, दूसरा जो आवर्त था उसको कहा इन्होंने शॉर्ट पीरियड। क्या कहा? शॉर्ट पीरियड, जिसके अंदर कितने तत्व आते हैं? 8 तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, उसके बाद आता है चतुर्थ तथा पंचम, फोर्थ तथा फिफ्थ जो पीरियड से उनको क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड या फिर दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें 18 तत्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी चीज यहाँ पे लिख रखा है। हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी समूह का तो कैसे चेंज आता है? 2, 8, 18, 32, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे भी जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूट करने समय में, इलेक्ट्रॉन्स को विस्तृत करते समय हम देखते हैं ऐसे ही चेंजेस आते हैं। 2, 8, 18, 32 ऐसे ही भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगला क्या आता है? अगला आता है खष्टम आवर्त को, मतलब छठा कहते हैं इसको, अर्थ अति दीर्घ आवर्त। क्या कहेंगे इसको? वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या कहेंगे? वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 32 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है 7वां पीरियड, जिसको हम अति कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी वेरी कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। ये क्या है? यह आवर्त अपूर्ण है। ये पहली बात, पूरा इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, अतः इसे अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। इन आवर्तों में बाई ओर से दाई ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। तो एक एक चीज हम करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जब जाते जाएंगे तो ये सारी चीजें जो भी बाई ओर से दाई ओर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे। अगला क्या है? ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? समूह होते हैं। समूह का मतलब जो ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं किसी भी आवर्त सारणी में। क्या था यहाँ पे? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे गाड़ी स्कूटर बाप राजी, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, ये सारे क्या हो गए? ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? वर्टिकली आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वर्टिकली आ रहे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है जिसको हम लोग कॉलम भी कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों या खानों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे और शून्य वर्ग को लेकर मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में अब 9 वर्ग हो गए हैं। मेंडलीफ में कितने थे? 8। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको मेंडलीफ और आवर्त सारणी में डिफरेंस करने के लिए आएगा तो मैं 3-4 डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। वो द्रव्यमान संख्या पे था, ये परमाणु संख्या पे है। उन्होंने क्या किया था? अपने नए आवर्त सारणी में क्या किया था? जीरो ग्रुप को और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, किसको? दुर्लभ क्षारीय धातुओं को ऐड किया था। और यहाँ पे क्या था कि उनमें 8 वर्ग थे जबकि शून्य वर्ग को लेकर था उसमें। और यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में अब कितने वर्ग हो गए? 9 वर्ग हो गए। इसमें 1 से 8 तक के संख्या के नाम पर और शून्य के नाम से शून्य वर्ग को जानते हैं हम। तो शून्य वर्ग तथा 8वें वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों को ए तथा बी उपवर्गों में बांटा गया है। अभी हम लोग जस्ट पीरियड टेबल में, अगले पीरियड टेबल में हम देखने वाले हैं कैसे। देखिए ए और बी क्या होते हैं? ए और बी
ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं ए। किस में आते हैं, ए में आते हैं। ये किस में आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं ए में, और ये आ जाता है बी में। ये सारे किस में आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे ए में आते हैं, ये सारे भी ए में आते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं। जैसे ये क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम, फर्स्ट करो ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लिया हमने। अब देखिए ये क्या, ये 1A हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ये 3A, ये 4A, ये 5A, ये 6A, ये 7A, ये 8A। ठीक है, और वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से बी। ये क्या आ जाएगा, ये सारे बी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सारे बी में आ जाएंगे। ये थर्ड ग्रुप था, तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, टेंथ बी, इलेवंथ बी, ट्वेल्थ बी, ऐसे इनको लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड बी में है, अभी हम आपको बताएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते समय। ये क्या आ जाएगा, लैंथेनाइट सीरीज के लिए यहाँ पे लैंथेनम लिखा गया है, जो कि क्या है, 7, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 57 है, और 57 से लेकर के वो 71 तक के तत्वों को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, लेकिन उसको अलग से बनाया जाता है नीचे। वैसे ही इसके नीचे जब आप आएंगे तो 89 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट सीरीज में रखा गया है, वो जस्ट उसके नीचे है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल हो गया आपका, ये हो गया हमारा ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ आते समय, और ये हमारा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे। देखिए पहले में 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, और पांचवें में कितने, 18, और छठवें से देखिए यहाँ पे चेंज हो गया था, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर आप गिनेंगे तो। यहाँ पे फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे 32 एलिमेंट बताया गया, और अगले वाले में 32 एलिमेंट यहाँ पे फिक्स था, लेकिन अगले वाले में फिक्स भी नहीं एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 57 से लेकर 71 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 एलिमेंट फिक्स थे। लेकिन अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज की गई है, तो हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 32 है, क्योंकि अभी एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में सुधार होकर के इनको ऐड किया जाएगा। इसीलिए इस आवर्त का जो तत्वों की संख्या है वो अभी तक फिक्स नहीं मानी गई है। क्लियर है, पीरियोडिक टेबल आपका हो गया। ग्रुप्स आप लोगों ने समझ लिया। क्या बताया यहाँ पे, यदि 8वें वर्ग को ए तथा बी 2 उपवर्गों में विभक्त नहीं किया गया है, इसमें फिर भी उनको 3 उपवर्गों में बांटा गया। इन सभी को 8वां वर्ग कहते हैं, तथा शून्य वर्ग में कोई उपवर्ग नहीं है। इन वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों में क्रमिक परिवर्तन होता है, जो हम लोग ये सब देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक एक करके सारे ब्लॉक्स पढ़ते हैं हम, एक एक करके जब सारे ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इनके मुख्य लक्षण क्या पढ़ेंगे, मुख्य लक्षण पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स। और यहां पे देखिए यस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले आप जानिए यहाँ पे कितने ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ टोटल 2 ग्रुप्स हैं। कितने, टोटल 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को क्या कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कली मेटल। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका वैलेंस शेल में कैसे होता है, NS1 NS2। NS1 यहाँ पे रख सकते हैं कैसे, पहला ग्रुप होगा, देखिए मैक्सिमम पहला होता है और फिर दूसरा होता है, 2 ही एलिमेंट्स, 2 ही ग्रुप हैं ही, तो 1s1 1s2। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 2s2 1s2, मतलब यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही आएंगे। और बाकी पीरियड्स के लिए जैसे आप जानते हैं 7 पीरियड्स हैं, तो 7 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक भरी जा सकती है, जैसा हम लोग अभी देखेंगे उदाहरण के रूप में। लिथियम का कैसे जानते हैं हम लोग, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो 1s2 कितना हो गया, 1s2 2s1, 2 1 3 हो गया। अगला क्या है, सोडियम। कितना आसान सा है इसका, देखिए कॉन्फ़िगरेशन करना, इसका विन्यास करना। 1s2 2s2 इसका 11 होता है, 1s2 2s2 2 2 4 2p6
3s1, 2 2 4 6 4 10 1 11। इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, NS1 में ही जा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगला क्या आएगा, अगला है 11। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 3 8 11, 11 8 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 2 8 8। उसके बाद क्या आएगा, 18 से चेंज आएगा, तो 19 10 29, 29 8 9 8 17, कितना आ जाएगा, 37। रिबीडियम के लिए, पोटेशियम के लिए करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19, ठीक है। 4s1 तक यहाँ पे भरा जाएगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में, आप देखिए कॉमन, देखिए पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इनका विन्यास करते समय कि सभी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं। बाह्यतम कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और आप देखिए जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप वहां से ब्लॉक्स, उनके कोश और उसके बाद उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, उन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू 2, दूसरे आवर्त का है, ये तीसरे आवर्त का है, ये चौथे आवर्त का है। सारे यस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन विन्यास करते समय वो किस में गया है, यस सबसेल में गया है, यस उपकोष में गया है। और इसके बाद इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो फर्स्ट ग्रुप की एल्केली मेटल्स की जो संयोजकता हो जाएगी, एल्केली मेटल्स की जो संयोजकता हो जाएगी, जो वैलेंसी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। आपको तीन चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी वैलेंसी, इनके पीरियड नंबर निकालना आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और ग्रुप आप जानते ही हैं। अब हम देखिए, अब ये देखिए दूसरा ग्रुप दे रखा है, इसको हम कहते हैं क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम से ही आप लोग जान पाएंगे कि इनके अंदर की प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म क्या क्या है। तो बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि लिथियम बेरिलियम, लिथियम का कितना था, 3 था, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1s2 2s2। ऐसे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 4 और 8 4 12 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 2 12, ठीक है। देखिए मैंने अब यहां पे बताया था, देखिए आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो पहले ग्रुप के लिए क्या बताया था इन्होंने, NS1 बताया था, क्या बताया था, NS1 बताया था, NS1 बताया था। और दूसरे ग्रुप के लिए क्या बताया था, NS2 बताया था। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, ये हो गया एल्कली मेटल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहे हैं, NS2 ही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, NS2 ही आ रहे हैं। यहाँ पे आवर्त क्या हो गया, 2, n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और इसके जो विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। तो इनकी जो वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर। ऐसे ही कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा, कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 8 8 12 8 20। बेटा मांगे कार, अब स्कूटर, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 8 8 18 हो जाएगा, 20 10 30 8 38 हो जाएगा। कैल्शियम के लिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20। यहाँ पे क्या हो गया, 4s2 आ गया। यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। सारे यस ग्रुप के हैं, सारे यस समूह के हैं। इनके वैलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए। तो वैलेंसी आप लोगों को क्लियर हो गई। पहले ग्रुप के लिए 1, दूसरे ग्रुप के लिए 2। मैं इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में, विन्यास के टाइम में अच्छी समझा रहा था, जिससे मैं प्रॉपर्टीज में आपको आसानी से लिख सकूं। तो परमाणु त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, परमाणु त्रिज्या निकालने का तरीका होता है, इसके लिए मतलब आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, बस आप लोग याद कर लीजिए कि किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। देखिए आप देख रहे हैं कि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक सेल बढ़ रहा है। पहले क्या था, पहले ये न्यूक्लियस था, तो इसके पास पहला जो एलिमेंट था, हमने किसका पहला एलिमेंट लिया था, हाइड्रोजन लिया था, तो उसके पास सिर्फ एक था, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। और लिथियम के पास क्या हो गया, लिथियम के पास बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, लिथियम के पास बाह्यतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसके एक ही सेल था, इसके 2 सेल बने थे। कितने सेल बने थे, देखिए यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। चलिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये के सेल था।
और अगला क्या था, इसमें 2 सेल था। हम लिथियम का एग्जांपल ले रहे हैं कि उस पर क्या था, यल सेल था, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें था। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके हाइड्रोजन में कितने था, सिर्फ 1 सेल था। लिथियम में कितने हो गया, 2 सेल हो गया, 2 कोष आ गए, हाइड्रोजन लिथियम। उसके बाद क्या हमारे लिए सोडियम आ गया, सोडियम के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाने का मतलब यही है कि 2, फिर उसके बाद यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक सेल और बढ़ जाएगा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, खाली 1 इलेक्ट्रॉन था। अब आप देखिए कि जितना इलेक्ट्रॉन पास रहेगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या धनात्मक आयन होता है। तो धनात्मक आयन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये घूमते रहते हैं, जो हम लोग एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से घूमते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, जो उसको एक मतलब आपने देखा होगा कि एक थोड़ा सा जो हम लोग छोटा सा एक पत्थर बांध के एक धागे में घुमाते हैं ऐसे ऐसे चारों तरफ, तो क्या होता है, वो घूमता रहता है। कैसे घूमता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूमता है। उसी फोर्स के हिसाब से क्या होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके चारों तरफ घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एक एक सेल बढ़ता जाएगा, तो नाभिक से उसकी जो पकड़ है, इनके जो बीच में जो बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में जो बल लग रहा है, नाभिकीय बल। क्या लग रहा है, नाभिकीय बल लग रहा है। आप ये बल याद कर लीजिए, नाभिकीय बल लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही जैसे सेल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे क्या होगा, उसका नाभिकीय फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। नाभिकीय फोर्स कम होता चला जाएगा तो उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो आप जब ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करेंगे, तो उसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी ऊपर से नीचे आते समय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और जबकि बात करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, कहां पे, जब बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सेल तो एक ही रहता है, क्योंकि आवर्त एक है। आवर्त एक है, जैसे देखिए यहां पे हमने बनाया, सेकंड के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, लिथियम वाले ग्रुप की पहले बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी बात करते हैं। तो लिथियम के लिए क्या था, लिथियम के लिए 2 सेल था, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा था। अगला जब बेरिलियम आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और भर जाएगा, बोरान आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा, कार्बन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा। तो एक ही सेल के बीच में, एक ही सेल के अंदर, मतलब कोष एक ही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उनका जो आकर्षण होगा, उन नाभिकीय बल जो होगा उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और उसके बीच में क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। उनके बीच में नाभिकीय जो आवेश होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अच्छे से पकड़ में रहेंगे, किसके साथ, नाभिक के साथ, वो न्यूक्लियस के साथ अच्छे से पकड़ में रहेंगे। तो परमाणु त्रिज्या बहुत ही कम चेंज आने वाला है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, आवर्त की बात करेंगे, तो क्या आएगा, बहुत ही कम चेंज होने वाला है, न्यूनतम सा चेंज होगा। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जैसे लिथियम के लिए अगर आप वैल्यू याद करना चाहें, मैं लिख करके लाया हूं, 1.33 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक रेडियस नापने की एक इकाई होती है। जैसे हम लोग मीटर जानते हैं, वैसे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं, 10 की पावर -10। क्लियर। तो लिथियम के लिए कितना हो गया, 1.33। वैसे ही अगला जब एलिमेंट जो होगा बेरिलियम, बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा, 1.36। मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा। जबकि आप ग्रुप में बात करेंगे तो बहुत सारा चेंज आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ये बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में कंफर्म आता है। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल, और इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हरदम जेईई मेंस में, नीट में तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आते हैं पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा चैप्टर है। जो आपके 3 चैप्टर ये कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आयनन विभव, जस्ट मैंने जो पिछला टॉपिक बताया उसी पे बेस्ड है। किस पे, उसी पे बेस्ड है आयनन विभव। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एटम है और हीलियम जो है वो भी, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही छोटे एटम्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे एटम्स। और हीलियम आप जानते ही हैं कि वो पी ब्लॉक में आता है। किस में आता है, पी ब्लॉक। अभी हम लोग एस ब्लॉक की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको छोड़ करके किसकी बात करते हैं, लिथियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धन विद्युतीकरण जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तो त्याग करने की प्रवृत्ति होगी, जो वो बहुत ही बढ़िया होगी। क्या होगी, वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो
आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आयनन विभव हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उसी की बात कर रहे थे। तो आप जब बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, कहां से बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, या आप लेफ्ट टू राइट किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात करते हैं। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसकी बात करते हैं हम, लिथियम की बात कर रहे थे और बेरिलियम की बात कर रहे थे। तो जब आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो आप जानते हैं ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इनके बीच में जो वैद्युत इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैद्युत घनात्मकता जो होती है, वैद्युत घनात्मकता जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होता है उनके बीच में ज्यादा होता है। जब ये ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया कि यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस था वो इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, आसानी से जुड़े रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये आसानी से लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये Li प्लस बहुत ही आसानी से बना लेगा। वैसे ही बेरिलियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना लेगा, ये Be प्लस बना लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आसानी से प्लस चार्ज बना सकते हैं, इनके ऊपर धनात्मक आयन आ सकता है। इसकी वजह से इनके बीच में आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर जो होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब वैद्युत घनात्मकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या होते हैं, ऋण विद्युतता शो करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं। क्लियर। अब अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, निम्न होती है। ये आप सीधा लिख लीजिए, क्या होती है, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, निम्न होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, निम्न होगी। आपको बस इसमें बेसिक चीजें आपके सिलेबस में जितना रहेगा मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। आपको जेई एडवांस लेवल तक की चीजें नहीं पढ़नी है कि आपको केमिस्ट्री में पीएचडी कर लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। जितनी चीजें आपको रिलेवेंट है आपके एग्जाम से उतनी चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको अच्छे से ध्यान देकर के बता रहा हूं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। बाएं से दाएं तरफ जाते समय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, ऋण विद्युतता बढ़ती है, जबकि वैद्युत घनात्मकता क्या होगी थी, कम होती है। ठीक है, वैद्युत धनात्मकता क्या होगी, कम होती है। और ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप की बात करते हैं तो वैद्युत धनात्मकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चीज आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करते जाइए। अब ऋण विद्युतता की बात करते हैं। जैसा भी हमने बताया, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, मतलब आवर्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीरियड्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिख लीजिए आप लोग, बढ़ जाएगी। और जस्ट आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारे क्या है, सभी धातुएं हैं, और सभी धातुएं हैं तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आने का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर शो करेंगे। जैसे Li प्लस आपने देखा है, Be प्लस देखा है, Na प्लस देखा होगा, Mg2 प्लस देखा होगा। ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर आप हमेशा प्लस ही देखते हैं। अब जैसे आप अगर जाएंगे, आप P ब्लॉक में जाएंगे तो उसके ऊपर सभी आप माइनस ही देखते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, उन सभी के ऊपर क्या देखते हैं आप, माइनस ही देखते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है क्रियाशीलता। किसकी बात करेंगे हम, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। आप लोग जानते हैं सोडियम को कभी भी ऐसे ही खुला नहीं छोड़ करके रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को हमेशा केरोसिन आयल के एक वेसल में हमेशा केरोसिन आयल के बर्तन में हमेशा रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर खुली हवा में इसको छोड़ कर देंगे तो सीधे सोडियम ऑक्साइड बना करके क्या कर देगा, ब्लास्ट करने लगेगा। ठीक है, इसको कभी खुली हवा में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हवा में होती है नमी, और जैसे ही ये नमी पाएगा तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और तुरंत वहां पे बम विस्फोट होने लगेगा। और ये एक तरीका आप इसको याद कर सकते हैं कि रिएक्टिव क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, लिखिए यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैद्युत रसायन में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं जिससे आप लोग दूसरे चैप्टर से भी लिंक आसानी से
कर सके। ये क्या होते हैं, वो ऋणात्मक व्यवहार शो करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इनका क्या होता है, वो ऋणात्मकता शो करते हैं। क्या करते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं, मतलब इनमें निगेटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हिंदी में क्या कहते हैं, मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, मानक इलेक्ट्रोड विभव यही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला क्या था, धात्विक लक्षण। तो आप लोग जानते ही हैं कि मेटल्स, जितने भी सारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या होंगे, इनके बीच में मेटेलिक कैरेक्टर, इनके पास मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, धात्विक लक्षण जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वैद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास ये जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से अपने पास से निकालेंगे, किसी भी गैसीय सिस्टम से अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या बनाते हैं, वो एक धनात्मक आयन ही बनाता है, ये ऋणात्मक आयन नहीं बनाता है। तो इसमें भी सिर्फ आप हाइड्रोजन को छोड़ सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, धात्विक लक्षण बहुत ही अच्छे खासे तरीके से शो करते हैं। अब नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों के प्रकृति की बात करते हैं। यौगिकों के प्रकृति की बात, आप लोगों को थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा ये सारी चीजें समझना, क्योंकि आप लोगों ने इतना डिटेल में किसी भी प्रॉपर्टीज को, इतने अच्छे गुणधर्मों को नहीं समझा होगा। कॉलेज में भी जो टीचर बताते हैं तो ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं एक ही चीज बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जब इसमें नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इन मेटल्स के जो एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, मृदा धातुएं और क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या कहते हैं उसको, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और मृदा धातुएं, अल्कली मेटल्स, दोनों ये जो ग्रुप होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। जैसे Na लिया, Na के पास ऑक्सीजन हमने मिलाया तो क्या बनता था, सोडियम ऑक्साइड, Na2O बना था। ठीक है, वैसे ही सोडियम अगर किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलता था तो क्या बनाता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, क्षारीय व्यवहार शो करेंगे। क्या करेंगे, क्षारीय व्यवहार शो करेंगे। इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ये बहुत ही क्षारीय होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मेटल्स होते हैं, जो ये धातुएं होती हैं, यस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, प्रबल क्षारीय होंगे। ठीक है, और इनके जो यौगिक होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं, सफेद होते हैं। ये सारी चीजें आप बिल्कुल अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप आपके 5 नंबर या 7 नंबर जैसे भी आपका पेपर बनता है, पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अगले दिन से, उस हिसाब से आप पेपर में लिख सकते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज को एक एक एग्जांपल से समझा करके। अगर आप नेचर ऑफ कंपाउंड में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नहीं याद आ रहा है, अगर आपको व्हाइट इन कलर याद आ गया कि ये सफेद रंग के होते हैं, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। और ये भी याद कर लीजिए आप कि ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो होता है नेचर जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। जो हम लोगों ने क्वांटम संख्या में पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, क्या क्या पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। डायामैग्नेटिक हमने क्या बताया था कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो मैक्सिमम किस में हो, पेयर में, वो किस में हो, युग्मित में हो। क्या हो, युग्मित हो, मतलब वो पेयर बना करके इलेक्ट्रॉन साथ में रहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डायामैग्नेटिक होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक ये नेचर नहीं शो करता। आप जब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, जब ऑर्बिटल इनका कन्फिग्रेशन करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स को भरने लगेंगे ऑर्बिटल्स में, तो आप देखने के लिए पाएंगे कि वो सभी प्रतिचुंबकीय होंगे, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इनके यौगिकों की बात कर रहा हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इनकी बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कब, आप अगले सेमेस्टर में हो सकता है पढ़ें, या फिर आप ये क्लास 12 के सिलेबस में, कहाँ पे, क्लास 12 सिलेबस में है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक चैप्टर था, वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम कैसे चुंबकीय व्यवहार किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का, उनके यौगिकों का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, ज्वाला का रंग, फ्लेम ऑफ कलर, इसकी बात करते हैं। कलर फ्रेम की बात करते हैं, कलर ऑफ फ्लेम की बात करते हैं। जो जब हम इनको जलाते हैं तो इनमें से जो रंग निकलता है इनके ज्वाला में से, जैसे हमने कुछ भी जलाते, जैसे हम लाइटर जलाते हैं
गैस को जलाने के लिए, सिलेंडर ऑन करने के लिए, गैस को ऑन करने के लिए, देखते हैं आप उसमें से क्या होता है, थोड़ी सी चिंगारी निकलती है, फ्लेम निकलता है, तो वही क्या होगा, ज्वाला कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बैरियम और दो यहाँ पे अपवाद है, बैरियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके क्या करते हैं, सभी सभी यस यस धातु के, यस ब्लॉक के सभी तत्व क्या करते हैं, वो रंग क्या करते हैं, शो करते हैं। गर्म करने पर क्या होंगे, ज्वाला का रंग देते हैं, क्या करते हैं, इनकी ज्वाला जो होती है वो रंग देती है सभी धातुएं। सिर्फ बैरियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके सभी धातुएं ज्वाला में रंग देती हैं। जैसे आप लोग कुछ चीजें लिख सकते हैं, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। लिथियम किस कलर का देता है, लाल, रेड कलर देता है जलाने पर। और सोडियम किस कलर का देता है, सुनहरी पीला, गोल्डन येलो कलर, सुनहरी पीला, गोल्डन येलो कलर। और पोटेशियम किस कलर का देता है, नीला कलर का देता है जब इसको हम जलाएंगे। और कैल्शियम किस कलर का देता है, ईंट जैसा लाल लाल रंग, मतलब इसको कहते हैं ब्रिक रेड, क्या कहते हैं, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, जो घरों में ईंट इस्तेमाल होता है उस जैसा लाल देता है। और स्ट्रोंशियम जो होगा वो भी लाल कलर का ही ज्वाला देगा। तो आप 4-5 ये चीजें लिख सकते हैं अपने नोट्स में, जो आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्या है, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा है। अंग्रेजी वाले बच्चे जान रहे हैं, अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, अपचायक क्षमता को। अपचायक क्षमता मतलब कौन कितनी आसानी से किसी भी, जैसे हम दो कंपाउंड्स लेते हैं, उन दोनों कंपाउंड्स को आपस में जोड़ते हैं। जब उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है, क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करता है, वहां से हटाता है और उसको दूसरे के साथ जाकर के जोड़ देता है। ये सारी चीजें आप कहां पे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उतना डिटेल में आपको बताना रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आपका टाइम अनायास वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप ये जानते हैं कि इनके रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है, अगर इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो यौगिक होते हैं, उनमें क्या होगा, अधिक प्रबल अपचायक कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं ये। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे किसकी वजह से होते हैं, ये क्षार धातुएं होती हैं इनके पास। ये भी आप इसकी जगह पे रीजन लिख सकते हैं कि क्षार धातुओं की वजह से क्या होगा, ये प्रबल अपचायक कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी याद कर लेंगे कि यस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो प्रबल अपचायक कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति हम पढ़ी चुके हैं, क्या था हमने एग्जाम्पल लिया था Mg का, Mg+O2 से क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और Mg+ और OH- लिया था, तो यहां से क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस बनता है, क्योंकि OH के पास एक सिंगल आयन होता है और Mg हमेशा +2 आयन में होता है, तो MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। ये दोनों क्या होते थे, बेसिक इन नेचर होते थे। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब इन दोनों का क्षारीय व्यवहार होता है। ठीक है, यौगिक की कोई प्रकृति आप लोग पढ़ लिए। तो आज आप लोगों को सारी चीजें बता दिया गया यस ब्लॉक के बारे में, और अगले लेक्चर में आपको पीडीएफ, पी और डी में थोड़ा सा आपको समझाना होगा, यही सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई जाएंगी। लेकिन आपका पी, डी और एफ एकदम छोटा सा है, उसमें सिर्फ आपको एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपना जो लेक्चर है वो एंड करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर समझने में बहुत मजा आया हो तो आप लोग जरूर बताइए कि सर बहुत मजा आया, और आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल बताइए। अगले लेक्चर में आप लोगों को पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट सारे खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी बताना था और सारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बताना था। ये सारी चीजें आपको बता करके यहाँ पे ये लेक्चर आपका काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से आपका खत्म किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।